हेलो ब्रियन, तो क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है किरचॉफ का नियम। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर इसके दो नियम है और दोनों ही नियम हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 अंकों में फिक्स होते हैं, जिसके बिना बोर्ड का पेपर बनता ही नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है किरचॉफ का नियम, तो आप कैसे लिखोगे वो आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है किरचॉफ का नियम, कोई भी नियम आ जाए, तो आप आसानी से लिख कर आए और उसके पूरे नंबर आपको जरूर मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर किरचॉफ ने विद्युत परिपथ संबंधी 2 नियम दिए थे, जिन्हें किरचॉफ का नियम कहा जाता है, क्योंकि उनका नाम ही था किरचॉफ। ठीक है, और ये क्यों दिए थे मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सहायता से ना बहुत सारे जटिल परिपथ होते हैं ना, उनके विभिन्न प्रतिरोधों को हम ज्ञात कर सकते हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमको जटिल से जटिल हमको परिपथ दे दिया जाए, उसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे हों और हमको बताना हो उसमें कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो किरचॉफ का नियम इस चीज़ में हमारी मदद करेगा। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई किरचॉफ के नियम से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था संधि का नियम, इसे धारा का नियम भी कहते हैं, और दूसरा है बंद पास का नियम या फिर इसे लूप का नियम भी कहते हैं। एक इसका और नाम है बोल्टता का नियम, और वो क्यों पड़ा मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला है संधि का नियम। ठीक है, संधि का नियम मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो आपका संधि का नियम क्या कहता है? संधि का नियम आपका कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये क्या लिया, एक संधि ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, यहाँ पर एक संधि ले लिया, और इस संधि पर देखो कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं जा रही हैं। और अगर हमको बताना हो यहाँ पर धारा कितनी होगी, तो यहाँ पर जो धारा होगी वो कितनी होगी, 0। जो कुल धारा होगी उसका योग कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये समेसन आई बराबर 0 होगा। समेसन का मतलब होता है योग, कुल योग। ठीक है, कुल योग जो होगा इसका 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा चली जाएगी। ये बात नोट करके रख लेना। किरचॉफ का नियम बस यही है, सिंपल सा है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, और इसीलिए यहाँ पर कोई धारा नहीं बचती, तो धारा का मान जो होता है 0 होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक टब है। ठीक है, यहाँ पर टब है, आपने छत से पाइप लगा दिया, 3 पाइप से छत में पानी भर रहा है। ठीक है, और आपने यहाँ पर 2 पाइप लगा दिया है, 2 पाइप से पानी निकल रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं पानी ऊपर से आया, ठीक है, इसमें था और फिर 2 पाइप से चला गया। अब मैं यहाँ पर पूछूं यहाँ पर पानी कितना है, आप बताओगे पानी कुछ नहीं बचा, पानी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जितना पानी आया ऊपर से छत से इस टब में भरा, उतना ही पानी इन 2 नालियों से होकर चला गया। ठीक है, इसी तरह होता है जब कोई संधि होती है, उस संधि पर बहुत सारी धाराएं आकर मिलती हैं। ठीक है, तो जितनी धाराएं आकर मिलती हैं उतनी धारा चली जाती है, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जैसे यहाँ पर आने वाली धारा कौन सी है, I1 है, I2 है और I3 है। तो यहाँ पर हमने लिखा I1 I2 I3, और बराबर क्या होगा, जाने वाली धारा, तो बराबर कितना हो जाएगा, I4। जाने वाली धारा कौन सी है, I4 I5 और I6, I4 I5 और I6, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, वरना अगर इन सबको इधर ढकेल दोगे, इन सबको इधर ढकेल दोगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब इधर प्लस में, इधर जाकर माइनस में हो जाएंगे, तो आपका ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, I1 I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0, यानी कुल धारा बराबर 0। ठीक है, बताओ क्या समझ में आया? अच्छा, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है, वरना आप एक बार खुद से पीछे करके देख सकते हो मैंने क्या बताया। सिंपल सा है कि अगर कोई संधि है तो उस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जितनी धारा आएगी उतनी धारा चली जाएगी, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इसलिए इसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस इतना सिंपल सा लिख देना, और उसके बाद लिख देना समेसन आई बराबर 0। ठीक है, कि 0 होता है। उसके बाद में लिख देना आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा इतनी है और जाने वाली धारा ये है। ठीक है, ये लिख देना। अब इस तरह तुमको इतना ही लिखना है और तुमको 5 नंबर मिल जाएंगे। एक और MCQ पूछ लिया जाता है कि जो किरचॉफ का नियम है, प्रथम नियम, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लो। ठीक है, और इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब चलो हम देखते हैं दूसरा नियम। ठीक है, ये पहला नियम बहुत ज़्यादा आसान था, दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम कहता है बंद पास या फिर लूप का नियम। ये क्या कहता है? इसे कहते हैं बंद पास या लूप का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहाँ पर आपको
दो पास दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर आपको दो पास दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसी की सहायता से आपको बताता हूँ। तो ये कहते हैं कि जैसे ये बंद पास है, ठीक है, इसमें धारा बह रही है, क्या बह रही है, धारा बह रही है, ठीक है, और इसमें प्रतिरोध भी लगा हुआ है और इसका एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, देखो, बंद पास में बहने वाली धारा यानी आई, ठीक है, और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, और उसके संगत प्रतिरोध जो है आर है, इसका जो है गुणनफल यानी गुणे, इसका कुल गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के, बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के, यानी ई के बराबर होता है। इसका जो कुल योग होता है वो विद्युत वाहक बल के कुल योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी क्या समझ में आया हमको कि अगर कोई बंद परिपथ है, उस बंद पास है, तो उसमें बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा उसका योग उसमें लगे जो विद्युत वाहक बल हैं उनके योग के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पर दो परिपथ हैं, दो परिपथ हैं, ध्यान से देखना। अब बंद पास 1 के लिए अलग रहेगा नियम और बंद पास 2 के लिए अलग रहेगा। जैसे यहाँ पर बंद पास 1 है, यहाँ पर तुम देखो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल का योगफल होगा वो उसके विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर देखो धारा यहाँ पर उल्टी बह रही है, जैसे यहाँ पर इधर देखो जा रही है, ठीक है, यहाँ पर उल्टी धारा बह रही है, यहाँ पर देखो प्लस से माइनस बहना चाहिए लेकिन ये धारा उल्टी दिशा में बह रही है, तो इसलिए क्या कहेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अगर हम सिर्फ बंद पास को अलग से बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर बंद पास मैंने 1 को अलग से बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखना, यहाँ पर E1 लगा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पर E1 लगा हुआ है और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, वो R1 है, और इसी में R2 भी लगा हुआ है, ठीक है, और इसी में नीचे E2 भी लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें धारा क्या बह रही है, इसमें धारा I1 भी बह रही है और धारा I2 भी बह रही है, देख लो चित्र में, ठीक है। तो क्या होगा, पहली धारा का पहले प्रतिरोध से गुणनफल यानी I1 गुणे R1, फिर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि धारा विपरीत दिशा में बह रही है ना, ये प्लस से माइनस बहना चाहिए था लेकिन माइनस से प्लस की ओर बह रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस I2 गुणे R2, ठीक है, I1 गुणे R1, I2 गुणे R2 बराबर किसके हो जाएगा, E1 माइनस E2 के, E1 माइनस E2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब जैसे बंद पास अगर हम 2 की बात करें, बंद पास बी की बात करें, तो देखो इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो किरचॉफ का नियम यही तो कहता है, द्वितीय नियम, कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा उसका कुल योग विद्युत पास में लगे विद्युत वाहक बल के कुल योग के बराबर होगा, यही तो कहता है ना। तो अगर हम बंद पास 2 में ये नियम लगाएं तो बंद पास 2 में ध्यान से देखना, इसमें तुम देखोगे तो बस E2 ही है, विद्युत वाहक बल बस E2 ही है, और धारा कितनी बह रही है, धारा I2 बह रही है और एक धारा I3 है, और I3 को यहाँ पर I1 प्लस I2 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, I1 प्लस I2 धारा बह रही है और प्रतिरोध R2 है और R3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उसी तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है I2 गुणे में R2, फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखा उस पर ध्यान मत दो, प्लस होगा, प्लस लिखेंगे क्योंकि धारा देखो सही दिशा में बह रही है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे I3 गुणे में R3, ठीक है, और बराबर किसके होगा, ई के। अब बोलोगे भैया यहाँ सॉरी E3 के, अब बोलोगे यहाँ पर माइनस क्यों नहीं किए, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं किए, तो देखो भैया यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर एक E2 के बराबर होगा, यहाँ पर देखो विद्युत वाहक बल एक ही लगा है E2 है ना, तो बराबर किसके हो जाएगा, E2 के, बंद पास 2 की बात करें, है ना। तो अगर देखो जो I3 है आपका, ये I1 प्लस I2 के बराबर है, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 रख दो इसके स्थान पर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। देखो बस सिंपल सा है, ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला नियम क्या कहता है कि जैसे प्रति कोई बिंदु है, ठीक है, कोई संधि है, तो संधि पर मिलने वाली जो धारा होगी उनका कुल बीजगणितीय योग शून्य होगा, ठीक है। इसका क्यों शून्य होगा, क्योंकि जितनी धारा आएगी उतनी धारा चली जाएगी, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है, इनका कुल योग क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, इसी तरह दूसरा नियम कहता है कि जैसे कोई बंद पास है, तो उसमें पास है, 2 पास हैं, तो उसके विभिन्न पास में जो धारा बह रही है और जो उसके संगत प्रतिरोध है उसका गुणनफल का योग क्या होगा, बराबर होगा उसके विद्युत वाहक बल के योग के, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने प्रथम पास में लगाया, तो प्रथम पास में धारा आई बह रही थी, उसका R1 के सापेक्ष गुणनफल और फिर I2 का R2 के सापेक्ष गुणनफल बराबर होगा E1 माइनस E2 के, क्योंकि यहाँ पर दो विद्युतवाहक बल थे। ठीक है, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि धारा विपरीत दिशा में बह रही थी। फिर मैंने बंद पास बी में किया, तो इसका क्या हो गया, इसमें I2 धारा बह रही थी पर तो धारा 2 लगा हुआ था, तो I2 गुणे R2 हो गया। और फिर इस बार मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, ध्यान देना, प्लस लगा दिया। और फिर धारा कैसी बह रही थी, I3 की जगह पर I1 प्लस I2 लिख दिया और इसको गुणा कर दिया R3 से, उसके संगत प्रतिरोध से, तो बराबर क्या हो गया E2 के। क्योंकि देखो जो आपका बंद पास 2 है उसमें सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल लगा है, कौन सा, E2। ठीक है, इसलिए इसके बराबर हो जाएगा। तो ये था किरचॉफ का दूसरा नियम। और देखो कितना सिंपल सा मैंने बताया है ना, कितना सिंपल सा, इससे सिंपल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ढूंढ लो, कहीं भी नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा सिंपल। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता दोबारा भी देख लो। हाँ, पहला नियम मैंने बताया ऊर्जा संरक्षण पर, सॉरी, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर। और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसीलिए इसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था बोल्टता का नियम भी कहते हैं, जो आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैंने हिंदी का मॉडल पेपर करवाया है, उसको जाकर जरूर देख लेना। और हाँ, इसका पूरा PDF जो मैंने यहाँ पर बताया है, पढ़ा है, इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों को ही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, दोनों पर ही आपको फ्री में नोट्स मिलेगा, फ्री में PDF मिलेगा, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का PDF सब कुछ वहाँ पर मिलता है। जाकर ज्वाइन कर लो, फाइल वाले ऑप्शन में जाओ, वहाँ पर सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगे तो उसके पहले की फाइल्स आपको अपलोड हुई नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि कोई किसी भी ग्रुप में पहले की अपलोड फाइल्स आपको नहीं दिखाई देंगी, जब जुड़ोगे उसके बाद की फाइल्स आपको दिखाई देंगे। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले की फाइल्स भी आपको फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते लिखते रहना। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।